नेक्स्ट प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर मेकिंग अथॉरिटी जो है, डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है, जब वो एक इंडिविजुअल के हाथ में या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती है तो उसको हम सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज जब उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है, सभी को उनकी जॉब के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है और अथॉरिटी एक पर्सन के पास या एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के पास नहीं रहती, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जस्ट अपोजिट, सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो है एक इंडिविजुअल के पास रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी सभी इंडिविजुअल्स को दे दी जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक इंडिविजुअल के पास होना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसका डिस्पर्जल होना, उसको फैला देना। तो फेयोल ने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स जो सुपीरियर के अंडर में वर्क करने वाला एक पर्सनल है, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। फाइनल अथॉरिटी जो है वो बॉस को, सुपीरियर को अपने पास रखना चाहिए, और कुछ अथॉरिटी उसको अपने सबॉर्डिनेट को भी देना चाहिए, जिससे वो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में इफेक्टिवली इन्वॉल्व हो पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। तो प्योल ने यहाँ पे शॉर्ट में ये सजेस्ट करा है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। जब एक बहुत बड़ी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज सब सारी पावर एक इंडिविजुअल के पास होगी तो वो सारे एरियाज को नहीं देख पाएगा, सारे चीज़ों से डील नहीं कर पाएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो नेसेसरी हो जाती है। जबकि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में उतनी डिसेंट्रलाइजेशन की नीड नहीं रहती है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट के कॉम्पिटेंस पे भी डिपेंड करता है। जब सबॉर्डिनेट ज़्यादा कॉम्पिटेंट कैपेबल होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन प्रेफर करती है, और जब वर्कर्स एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते तो सेंट्रलाइज्ड रहती है। तो फेयोल ने सजेस्ट करा है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। पार्टिसिपेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के इन्वॉल्वमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है, और ऑथोरिटी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है वो सेंट्रलाइज्ड भी होना चाहिए। जैसे इंडिया में जो पंचायत सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का। इंडिया में जो पंचायत रहती हैं उनके पास स्टेट गवर्नमेंट्स या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे ज़्यादा पावर रहती है ये डिसाइड करने के लिए कि जो फंड्स हैं उनको लोकली कहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पर अथॉरिटी और पावर डिसीजंस लेने की वो लोअर पंचायत सिस्टम के पास तक डिसेंट्रलाइज करी जाती है, डिस्पर्स की जाती है। अब स्टडी करते हैं स्केलर चेन। ऑर्गेनाइजेशन में जो है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं, तो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। कम्युनिकेशन में हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक वो फॉलो होती है, उसी को हम स्केलर चेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ई को ए से कम्युनिकेट करना है तो वो डी, सी और बी और ए के थ्रू होगा। ई सिर्फ डी से कम्युनिकेट करेगा, डी आगे बी सी से और फिर बी से। तो इसको फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। तो ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये चेन्स ऑफ ऑथोरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम हर जगह फॉलो होना चाहिए, मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट से, ऐसा फेयोल ने सजेस्ट किया। ये जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है इनको स्केलर चेन बोला जाता है, और अकॉर्डिंग टू हिम ये स्केलर चेन जो है कभी भी वॉयलेटेड नहीं होना चाहिए अंडर द नॉर्मल कोर्स और अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आम परिस्थितियों में इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को, इस स्केलर चेन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, ऐसा पेयोल ने बोला। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो उस केस में एक गैंग प्लेइंग फॉर्म हो सकता है। गैंग प्लेइंग का मतलब एक शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे डिले नहीं हो डिसीजन मेकिंग में और कम्युनिकेशन में, उसको गैंग प्लेइंग बोलते हैं। जैसे डी जो है डायरेक्टली एन से कम्युनिकेट कर सकता है,
अगर कोई इमरजेंसी हो। लेकिन नॉर्मल केस में अगर डी को एन से कम्युनिकेट करना है तो डी पहले सी से कम्युनिकेट करेगा, सी बी से करेगा, बी ए से, फिर ए एल से, और एम से एन से। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो लाइंस का एक ही बॉस है। ये जो ए है, बी सी डी ई वाली लाइन का भी बॉस है, और एल एम एन ओ ये वाला जो हिरार्की है इसका भी बॉस है। तो फेयोल ने सजेस्ट करा कि कुछ इमरजेंसी के केस में ही ये फॉर्मल लाइंस को वॉयलेट किया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में ये फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ये स्केलर चेन हमेशा फॉलो होना चाहिए। कुछ इमरजेंसी जहाँ पर क्विक डिसीजन की रिक्वायरमेंट है वहीं पर ही डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है जो लोवेस्ट रैंक वर्कर्स रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो सुपरवाइजर और फोरमैन से कम्युनिकेट करते हैं, फिर फोरमैन की जो सजेशंस एडवाइस रहता है उसको आगे पहुंचाता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो वर्कर्स, नॉर्मल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल पे वर्क करते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, वो डायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या टॉप मैनेजमेंट के किसी भी एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का यहाँ पर मतलब ऑर्डर देना नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और हर एक मटेरियल इक्विपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है उसका एक प्रॉपर प्लेस हो कि उसको कहाँ रखा जाएगा, और एक प्रॉपर टाइमिंग हो कि वो किस टाइम पर कहाँ पर अवेलेबल होगा। तो फेयोल ने सजेस्ट किया ऑर्डर का प्रिंसिपल जहाँ पर पीपल और मटेरियल जो है उनकी सूटेबल प्लेस हो और अप्रोप्रिएट टाइम हो, जिससे इफिशियंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज हो जाएगी। टेलर के वर्ड में इसको बोला जाता है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर एक चीज की जगह हो और हर जगह पर वो चीज उस समय अवेलेबल हो। तो इसका मतलब ऑर्डरलीनेस है। ऑर्डरलीनेस का मतलब प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर टाइमिंग पर थिंग्स को और मेन मटेरियल को अवेलेबल कराना। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करने से इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। जो हिंड्रेंसेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में जिससे प्रोडक्शन की एक्टिविटी रुक जाए, वो मिनिमाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर पाती है। इक्विटी का मतलब है यहाँ पर जो हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के साथ जो मैनेजमेंट का बिहेवियर है वो फेयर होना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सेक्स, रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी के बेसिस पे। मैनेजमेंट के लिए सभी एम्प्लॉयज जो हैं वो बराबर होना चाहिए और एम्प्लॉयज को काइंडनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और जस्टिस के साथ डील करना चाहिए मैनेजमेंट को, जिससे एम्प्लॉयज की लॉयल्टी बढ़े और डिवोशन बढ़े और वो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वर्क कर पाए। तो फेयोल का यहाँ मतलब ये नहीं था कि किसी भी तरीके की सख्ती नहीं हो, पेनल्टीज नहीं हो। जो लेजी वर्कर्स हैं, लेजी पर्सनल्स हैं, उनके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए और उनको पेनल्टीज भी लगाई जाए, जिससे सभी को मैसेज जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सभी एम्प्लॉयज जो हैं वो बराबर हैं। बट इक्विटी का यहाँ सिंपल मीनिंग यही है कि सभी एम्प्लॉयज के साथ जस्ट, फेयर और रिस्पेक्टेबल बिहेवियर हो और एक जैसा बिहेवियर हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। तो ऐसा फेयोल ने सजेस्ट करा और उसने ये भी बताया ये जो इक्विटी है ये इसेंशियल है एम्प्लॉयज के डेडिकेशन के लिए और लॉयलिटी के लिए टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज टर्नओवर को मिनिमाइज करना हेनरी फेयोल ने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफिकल्ट रिगरस प्रोसीजर के बाद सिलेक्ट होता है। तो एक बार जब वो सिलेक्ट हो जाए तो उसको ट्राई करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई करना चाहिए कि वो एक लॉन्ग टेन्योर तक
एक मिनिमम टेन्योर तक काम करे। टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, एक अच्छे लंबे समय तक काम करे और एम्प्लॉइज टर्नओवर जो है वो मिनिमम हो पाए। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉइज का जॉब छोड़कर जाना। तो सिंपल शब्दों में पेयोल ने बोला कि एम्प्लॉइज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब छोड़कर ना जाएं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होना चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉइज को रखा जाता है, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, बहुत डिफिकल्टी के बाद एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखा जाता है और उसको उस जॉब पोजीशन, उस जॉब को करने लायक बनाया जाता है। तो अगर एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, उन्हें नए रिक्रूटमेंट्स करना पड़ेंगे, ज़्यादा ट्रेनिंग कराना पड़ेगी। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हो। जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो मिनिमम टेन्योर तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एडहॉकिज्म होगा, एडहॉक का मतलब होता है कि कोई वर्क बाहर से कराना। जैसे स्कूल के अंदर गेस्ट फैकल्टीज होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड को पढ़ाने आती हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आती हैं, उन्हें हम एडहॉक टीचर्स भी बोलते हैं, उसे एडहॉकिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा कोई एडहॉकिज्म होगा जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर हो जाएंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के वर्क बाहर के लोगों को बुलवा कर करवाने लग जाए और एम्प्लॉयज जो है इससे इनसिक्योर फील करेंगे, उनकी जॉब जो है वो उनको डिफिकल्टी में लगेगी। तो ऐसा एनी एडोकिज्म ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए जिससे इनसिक्योरिटी क्रिएट हो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो एम्प्लॉयज के माइंड में। अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन को नए रिक्रूटमेंट करना पड़ेंगे, फिर उनकी सिलेक्शन, फिर उनकी ट्रेनिंग, इससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए हेनरी फेयोल ने सजेस्ट करा कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एक बार एम्प्लॉय को अगर सिलेक्ट कर लिया, जॉब पे रख लिया है, तो ट्राई किया जाए कि वो लॉन्ग टेन्योर के लिए काम करे, लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे। थर्ड पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब कुछ नया करना, कुछ नया इनोवेटिव करना, क्रिएटिविटी लाना नए काम में। तो फेयोल ने बोला कि वर्कर्स जो हैं उनको अलाउ करना चाहिए और इवन उनको इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद से कुछ प्लान्स बनाएं और कुछ इम्प्रूवमेंट करें अपने वर्क में। उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो नए नए इनिशिएटिव लें और सेल्फ मोटिवेटेड हों। तो प्लानिंग करते टाइम और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करते टाइम जो वर्कर्स हैं उनके सजेस्टिव आइडियाज, उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को वेलकम करना चाहिए मैनेजमेंट को। ऐसा हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया, क्योंकि हेनरी फेयोल का मानना था जो पर्सन नए इनिशिएटिव लेता है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइप की इनिशिएटिव को इंकरेज करना चाहिए। लेकिन इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि किसी काम को, किसी वेल डिफाइंड प्रैक्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती आ रही है उसको चेंज किया जाए डिफरेंट होने के लिए या नया इनिशिएटिव के लिए। इनिशिएटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होना चाहिए और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को आगे लेके जाना चाहिए। इसके लिए पेयोल ने सजेस्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में एक सजेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सजेशन बॉक्स होता है, जो बॉक्स टॉप मैनेजमेंट या जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उन लोगों को डायरेक्टली मैसेज अगर एक नॉर्मल ऑपरेशनल लेवल का एम्प्लॉय भी देना चाहे तो दे सकता है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया और सजेस्टिव आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के इनिशिएटिव और सजेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कॉस्ट और टाइम को बचाने में। ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट और टाइम कम कर पाती है, क्योंकि ये जो वर्कर्स और ऑपरेशनल लेवल के एम्प्लॉयज ही हैं जो रियल टाइम पर जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन कंपैरिजन टू टॉप मैनेजमेंट इनके पास ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और ज़्यादा आइडियाज़ इनके पास होते हैं कि वर्क को अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए पेयोल ने सजेस्ट किया कि वर्कर्स और ऑपरेशनल लेवल पे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ के जो आइडियाज़ हैं, उनके इनिशिएटिव हैं, उनको वेलकम और इंकरेज करना चाहिए।
लास्ट प्रिंसिपल स्पिरिट दे कोर्प्स, ये जो लिखा हुआ है ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम टीम स्पिरिट। तो मैंने हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है। टीम स्पिरिट होने से ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी और हार्मनी क्रिएट होती है, और बिना टीम स्पिरिट के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकती, कोऑर्डिनेशन भी उनका खत्म हो जाता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी टीम अचीव नहीं कर पाती। इसीलिए मैनेजमेंट में वर्क करने वाले कंप्लीट एम्प्लॉयज, पूरी मैनेजमेंट को एज अ टीम वर्क करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती है, एंटायर टीम वर्क पे डिपेंड करती है। तो हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी और हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल आई को रिप्लेस किया वी से, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस ना दे के पूरी टीम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैनेजर को अपनी सक्सेस में वर्कर्स को भी पार्ट बनाना चाहिए, जिससे एक टीम स्पिरिट फोस्टर हो पाए, टीम स्पिरिट का एक पालन पोषण हो पाए, जिसकी वजह से टीम स्पिरिट क्रिएट करने से ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होगा, और जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे और ज़्यादा बिलोंगिंगनेस उनको फील होगी टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, और जिससे पेनल्टीज यूज करना, फाइन यूज करना, डिडक्शंस जो सैलरी में से होता है एम्प्लॉयज की, उसको यूज करना कम हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा है।